नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। बता दें आपको, दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी हुई है। तो दिल्ली में पेट्रोल 87 प्रति लीटर के पार हो चुका है और पेट्रोल डीजल आज 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका। आपको बता दें, पेट्रोल जो है वो 87 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और वहीं डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल 77 रुपए और 48 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर जहां पर एक बार फिर से जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लगातार तीसरे दिन ये बढ़ोतरी देखने को मिली। आपको बता दें, एक बार फिर से दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी सामने आई है। तो एक बार फिर से महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जब दिल्ली में पेट्रोल 87 प्रति लीटर के पार हो चुका है तो आज एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में और साथ ही डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल आज जो है 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। तो पेट्रोल के दाम बता दें आपको 87 रुपए 30 पैसे पहुंच चुके हैं और एक बार फिर से 35 पैसे प्रति लीटर जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो लगातार तीसरे दिन आपको बता दें आज जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी सामने आई है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार दामों में इजाफा हो रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर से 35 पैसे प्रति लीटर जो है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। तो एक बार फिर से महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और बता दें आपको, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बजट सत्र सामने आया था और बजट में भी कोई खास तरीके से कोई उम्मीद जो थी पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर वो नहीं आम आदमी को मिली और एक बार फिर से दिल्ली में जो है पेट्रोल के दाम 87 प्रति लीटर के पार पहुंच चुके हैं। तो पेट्रोल की कीमत आपको बता दें 87 रुपए 30 पैसे के पार पहुंच चुकी है और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी सामने आई है। लगातार 3 और 4 के बीच में 3-4 दिनों के बीच में जो एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप है। प्रदीप, एक बार फिर से महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ी है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी, आपको बता दें साक्षी जी कि लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात की जाए आम लोगों की तो जो आम लोग हैं उनकी जेब पर खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो लोग कोरोना की वजह से जो है मार झेली है लोगों ने, फिर ऊपर से अब लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और बात की जाए तो डीजल पेट्रोल की लगातार अब जो डीजल पेट्रोल के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज का जो पेट्रोल का दाम है वो 86.95 रुपीज आया है और 77 रुपए 13 पैसे डीजल का जो प्राइस है वो आया है। बिल्कुल। प्रदीप, 3 दिन पहले ही पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ था और एक बार फिर से 3 दिन के बाद जो है एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दें कि अब जो ट्रांसपोर्टर्स है वो खासे नाराज है सरकार से और लगातार जैसे अब 3 दिन पहले फिर से जो दाम बढ़ाए और फिर अब 3 दिन बाद फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल और डीजल के। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो खासे नाराज है सरकार से, क्योंकि सरकार ने कहा था जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो डीजल और पेट्रोल के दाम को कंट्रोल करके रखेंगे और उचित दर पर पेट्रोल और डीजल भारत में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, तमाम और ऐसे राज्य भी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में क्या कुछ वजह सामने आ रही है इसको देखते हुए? जी, देश भर के तमाम राज्य हैं जो आज इस महंगाई की मार से जूझ रहे हैं और लगातार जो है अब जो संगठन है दिल्ली के अंदर भाईचारा एकता ट्रांसपोर्ट मंच है कोई, वो उसका कहना है कि अब जल्द ही एक बार हड़ताल करेंगे। जो दिल्ली के अंदर आने जाने वाले ट्रांसपोर्ट है या बाहर से आने वाले ट्रांसपोर्ट है सभी के लिए एक दिन के लिए बंद का ऐलान करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक समीक्षा नहीं की गई है इस बैठक में कि ये कब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वही बात अब उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड में रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद आई जल प्रलय से तपोवन जल विद्युत परियोजना के बाहर तबाही का मंजर पसरा हुआ है। टनल के बाहर भी मलबा और भीतर कई मीटर तक कीचड़ ही कीचड़ है। लापता लोगों की तलाश में जो है फिलहाल रेस्क्यू टीम
टनल के अंदर एक एक कदम उठा रही है। और आपको बता दें, ये जो कदम है वो किसी मुसीबत से कम नहीं है और कब कहां पांव धंस जाए ये किसी को पता नहीं। वहीं सुरंग में रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और बता दें आपको, एसडीआरएफ की टीम को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं सुरंग के भीतर के हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं एसडीआरएफ के कमांडेंट नवनीत भुल्लर की कमान में रेस्क्यू टीम आज भी सुरंग से कीचड़ को हटाकर भीतर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार जूझती रही है। वह देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निदेशक डॉक्टर कलाचंद सेन ने जो है ये कहा है कि चमोली में जो है ग्लेशियर टूटा, हिमस्खलन या भूस्खलन हुआ था, इससे काफी नुकसान भी हुआ है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश है। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे? कितने अभी तक शव बरामद हुए हैं और किनको फिलहाल अभी तक जो है निकाला गया है? देखिए शशि, अगर बात करें यहाँ पे चमोली की आपदा की, यहाँ पर अभी तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सुबह के मुख्यमंत्री खुद इस पे जो है निगरानी रखे हुए हैं, हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। जो अभी सुबह सुबह की जो है हमारे पास ताला हालात जो मालूम हुए हैं। और अभी जिस तरीके से रेस्क्यू की बात करें तो 18 शव उन्होंने बरामद किए हैं। आईटीबीपी के जो जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, वो लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही है वो टनल से जो 37 लोग फंसे हुए हैं उसमें निकालने में आ रही है। कारण क्या है कि वहां पर जो गाद भरी हुई है जिसकी वजह से कीचड़ में अंदर जाने में दिक्कत आ रही है और लगातार कोशिश लगी हुई है और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अवनीश, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो फिलहाल तपोवन सुरंग है उसमें 120 मीटर तक जो है टीम पहुंच चुकी है, रेस्क्यू टीम। जी, 120 मीटर तक कल रात जो है 70 मीटर तक खोदी थी और अभी आज जो है सुबह के जो है 9 बजे तक जो सूचना थी वो 120 मीटर तक खोदी गई है और अभी जो है 100 मीटर और खोदनी है उसको, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है 37 लोगों के सब जो वो 37 लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकालना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सुबह के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जो राहत कार्य है सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता होगी वो राहत कार्य की होगी। बिल्कुल अवनीश, और ऐसे में सवाल अवनीश यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से पूरा ये आपदा आई है, ऐसे में केवल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, चाहे वो बंगाल हो, तमाम जिलों के कई मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ प्राथमिकता के तौर पर सरकार करने की कोशिश में है? देखिए, ताजा हालात की बात करें तो ताजा हालात में अभी जो है उनकी निशानदेही नहीं हो पाई है कि कितने लोग अंदर जो है फंसे हुए और कितने लापता है और कहाँ पे थे, क्योंकि कुछ लोग उसमें एनटीपीसी के भी थे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे और कुछ लोग लोकल स्तर पर भी काम कर रहे थे। अभी उनकी जो है यहाँ पर जो है निशानदेही जो है वो तफ्तीश करी जा रही है कि कौन कौन लोग हैं अभी, क्योंकि पूरे हालात जो है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की है और कहीं ना कहीं इस पे जो है पूरी तरीके से जो है सीएम और जितने भी सूबे के जो आला अधिकारी है वो वहां पे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, लगातार उत्तराखंड के जो खुद मुख्यमंत्री भी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी लगातार निगाह भी इस पूरे आपदा को लेकर बनी हुई, इस पूरे ऑपरेशन को लेकर लगातार वो निगाह बनाए हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं खासतौर से सीएम द्वारा? जी देखिए, अभी सुबह अगर 7 बजे की बात करें, सुबह 7 बजे जो है वो स्वयं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके थे। वो जो है हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और जितने भी आलाधिकारी हैं उनसे लगातार बैठक भी कर रहे हैं वहां पर। और जो ताजा स्थिति की जो अभी बात करें, उन्होंने 20 करोड़ रुपया जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए जारी भी कर दिए हैं और जो राहत पैकेज की बात है, राशन के किट यहाँ से बना के जाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से भी सुबह के मुख्यमंत्री का कहना, उन्होंने बताया था सुबह कि यहाँ पर जो है सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो है राहत सामग्री पहुंचाने की है। दूर दराज के जो क्षेत्र है उनमें से जो है किसी तरीके से दहशत का माहौल ना हो, अधिकारी इस पर लगातार नजरें बने हुए हैं। बिल्कुल। और अवनीश, यहाँ पर सवाल ये भी आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो सुरंग में फंसे हुए हैं, तो उनको खाने पीने का सामान, राशन का सामान मुहैया करवाने के लिए क्या कुछ ऐसा कुछ इंतजाम? देखिए, जिस तरीके से पहले ये कल भी हमारे बात उठाई थी कि अगर अभी उनकी जो है स्थिति का आंकलन नहीं किया जा रहा है कि उनकी स्थिति इस समय क्या है, क्योंकि जो है वो 200-250 मीटर अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं। गाद जो है वो 10 मीटर तक ऊपर फैली हुई है, जैसे अंदर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और अभी ये भी नहीं कह सकते कि उनकी स्थिति इस समय किस टाइप की है। तो उनका सबसे पहले जो हमारे आईटीबीपी के जवानों से जो बात हुई थी, उनका कहना था कि यहाँ पर सबसे पहले उसके पैरेलल एक सुरंग बनाई जा रही है जिससे उनको राहत सामग्री या उनके साथ सांस लेने की जो प्रॉब्लम ना हो। और डॉक्टरों की टीम लगातार यहाँ पे काम कर रही है, कैमरे पहुंचाने की यहाँ पे कवायद चल रही है। अब हालात पे नजर जो जिस तरीके से बनाया वो आगे देखने वाला होगा कि क्या रेस्क्यू किया जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में अवनीश, अगर आपकी उन लोगों से बात हुई हो जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाया गया है, तो उनका क्या कुछ कहना है, कैसा वो मंजर रहा था, क्या बीती उन पर?
जी देखिए, कुछ लोगों का जिस तरीके से है उनमें खुशी तो जरूर थी चेहरे पर, परंतु एक दहशत का भी मंजर उनको देखने पे साफ नजर आ रहा था। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन ने तुरंत जो है इस पर कार्रवाई की, संज्ञान लिया मामला, और देवदूत बनकर जो आईटीबीपी के जो जवान है वो देवदूत बनकर आए, उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। और सबसे बड़ी उन्होंने कहा है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि जो हमारे साथी अंदर है वो सुरक्षित हो। बिल्कुल। और खासतौर से अवनीश बात की जाए रेनी गांव की या फिर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट की, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? देखिए, हालात अभी जरूर जो है बद से बदतर हो रखे हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से मलबा आया है, पानी आया है, लोगों में दहशत का मंजर जरूर है, परंतु धीरे धीरे अभी सामान्य होने में समय जरूर लगेगा। और जो पुनर्वास की बात है वो सीएम खुद कह रहे हैं कि अभी सबसे पहला काम जो है बचाना है, उसके बाद पुनर्वास के लिए भी जो है फंडिंग दी जाएगी। जी बिल्कुल, फंडिंग भी दी जाएगी, खासतौर से मदद भी की जाएगी। ऐसे में क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी रहा हो जिसने खुद ये पूरा मंजर देखा हो अवनीश? देखिए, प्रत्यक्षदर्शी की बात करें तो प्रत्यक्षदर्शी काफी थे वहां पर। उनका कहना था कि ये जो अचानक एकदम से सैलाब सा आया और लोगों में दहशत का माहौल हो गया, क्योंकि 2013 की आपदा को लोग नहीं भूल पाए थे। और अब हालात पहाड़ों के ये हो रहे हैं कि जरा सी अगर बिजली भी कड़कती है तो उन लोगों के चेहरों पर शिकन आ जाती है। परंतु जिस तरीके से एक ग्लेशियर आया है, बर्फ एक साथ आई है प्रोजेक्ट के अंदर, और ये सैलाब आया है, तो इसमें जो है अभी लोगों का जो है वो उबर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और अवनीश, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में किस जरिए, किस चीज की मदद के जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि ऐसे में तस्वीरें हमने ये भी देखी है कि फट्टे की मदद से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, और चाहे वो स्नीफर डॉग्स हो उनकी भी हेल्प ली जा रही है। देखिए, रेस्क्यू की बात करें तो जरूर यहाँ पर जेसीबी भी लगाई जा रही है, और फट्टे की मदद से भी, रस्सियों के सहारे भी जो है किसी भी तरीके से जो है वो घुसने की कोशिश की जा रही है। उनका जवानों का सबसे पहला काम यह है, उनका कहना है कि चाहे हमारे को मदद के लिए कोई भी व्यवस्था ना हो, परंतु हम जो है जी जान लगाकर जो लोग फंसे हुए हैं उनको जरूर निकालेंगे। बिल्कुल। और अवनीश, लगातार 3 दिन से ये पूरा ऑपरेशन जारी है, तो ऐसे में क्या रात में भी ऑपरेशन चलता है या फिर जब सुबह उजाला होता है तब ऑपरेशन वापस शुरू होता है? नहीं, गति जरूर कम हो जाती है रात के अंधेरे में, क्योंकि मौसम भी अभी थोड़ा सा जो है वो करवट ले रहा है, ठंडा और गर्म का मौसम हो रहा है, और वहां पे पानी की जो है समस्या, जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, और अभी ये भी आंकलन नहीं करा जा सकता कि कहीं गड्ढा ना हो, जवान ना घुस जाए उसके अंदर। हालांकि अभी काफी जवान भी जो है घायल है और कुछ की मौत भी हुई है, तो उसको भी जो है सीएम जरूर देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, सैनिक अस्पताल में। परंतु अभी जिस तरीके से हालात बद से बदतर हो रखे, सबसे पहला काम जो है ये देखने वाली बात होगी कि ये जो 37 लोग फंसे हुए उनको जो है रेस्क्यू कब तक निकाला जाएगा और कब उनको जो है सांस मिलेगी। बिल्कुल। और सवाल अवनीश इसमें यह भी सामने आ रहा है कि अभी जो है कितना और समय लगेगा इस पूरे ऑपरेशन में? देखिए, ऑपरेशन की ये कोई अभी समय सीमा तय नहीं की है, परंतु इनका जो सबसे पहला काम है, उनका कहना है कि हम जो चाह रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको बाहर करके निकाला जाए। और क्योंकि जिस तरीके से जितना वो खोदते हैं उतना ही जो गाद जो है वो और ऊपर आ जाती है, अंदर आ जाती है, क्योंकि पीछे भरी हुई गाद है और इसको परेशानियां जरूर हो रही है। परंतु जवानों का कहना है कि हम जल्द से जल्द इस कार्य को जो है अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश गुप्ता आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किला पर हुई व्यापक हिंसा मामले में आरोपित पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कहां और कैसे हुई है और कब हुई है, इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कुछ भी अभी तक नहीं बताया है। गिरफ्तारी के बाद दीप सिद्धू को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जिसके बाद पुलिस उसके रिमांड भी मांगेगी। बताया यह भी जा रहा है कि पूछताछ में जो दीप सिद्धू है वो लाल किला हिंसा मामले में कई अहम खुलासे भी कर सकता है। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि अगर उसने मुंह खोला तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने यह बताया था कि फरार दीप सिद्धू का फेसबुक अकाउंट उसकी एक महिला मित्र संभाल रही है जो कि विदेश में रहती है। वहीं दीप वीडियो रिकॉर्ड कर उसको भेजता है और महिला दोस्त उसको अपलोड करती है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर। राजीव, दीप सिद्धू गिरफ्तार हो चुका है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो देखिए, बिल्कुल बताया, जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस से दीप सिद्धू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था दीप सिद्धू के ऊपर। अब वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में लग चुका है और दीप सिद्धू लगभग गिरफ्तार हो चुका है। मतलब इस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और लगभग 15 दिनों से ये फरार था और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही थी, क्योंकि 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए जो ट्रैक्टर रैली के द्वारा जो हिंसा की गई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं लाल किला तक किसान पहुंचे थे
और उसके अंदर वीडियो वायरल हुआ था जो दीप सिंधु खुद उसके अंदर मौजूद था। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दीप सिंधु को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ तक कि उसके साथियों को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी, मगर जिस तरीके से दीप सिंधु फरार था तो कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझती नजर रही है। हालांकि मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के हाथ में दीप सिंधु लग चुका है और दिल्ली पुलिस लगातार इससे पूछताछ करेगी, मगर अभी तक ये खुलासा नहीं किया दिल्ली पुलिस ने कि दीप सिंधु को कहां से गिरफ्तार किया था। जी कहां से गिरफ्तार किया गया था ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन राजीव, क्या स्पेशल सेल को किसी मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली थी दीप सिंधु की? देखिए बिल्कुल कहे अभी तक जो कह सकते हैं जो सूचनाएं मिल रही है वो यही मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक जानकारी मिली थी उनके मुखबिर के द्वारा कि दीप सिंधु के यहाँ पर ठिकाना है, मगर जिस तरीके से लगातार सुबह सुबह जाके दीप सिंधु को गिरफ्तार किया गया है और दीप सिंधु की जानकारी पूरी पुख्ता करने के बाद ही स्पेशल सेल ने इस तरीके का कदम उठाया। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली पुलिस की जो मुश्किल खड़ी हुई थी दीप सिंधु को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था दीप सिंधु के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट है, बड़े बड़े नेताओं से कॉन्टैक्ट है और खुद वो किसी पार्टी से बताया जा रहा था, मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के हफ्ते चल रहा तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसके लिए लगातार कोशिश पूछताछ करेगी और पूछताछ के साथ साथ आज उसे शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करने की भी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल। राजीव, अब आगे क्या कुछ होगा, कब पेशी होगी इसकी और पुलिस कब रिमांड पे लेगी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस इसको रिमांड पर लेने के लिए अभी कोर्ट को पेश करना पड़ेगा, उसके बाद में 14 दिन की रिमांड मांगा जाएगा। पर देखना होगा कोर्ट किस तरीके की इसकी कोर्ट गिरफ्तारी देते हैं या फिर रिमांड के लिए ऑर्डर देते हैं, मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि जो गुत्थी अभी तक उलझी हुई थी वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी की जो हिंसा थी वो पूरे देश में रखी थी और यहाँ तक कि सर्वसार की गई सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कोशिश करती नजर आ रही है तो लगता है कि दिल्ली पुलिस जो अपनी जान खोई हुई थी उसको वापस हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और राजीव, सवाल यहाँ पर ये भी एक कि स्पेशल सेल के पास कौन कौन से सबूत जो है वो दीप सिंधु के खिलाफ हैं, क्योंकि हमने वीडियोस तो काफी देखे, क्या वीडियोस के अलावा कोई और भी सबूत है? जिस तरीके से लगातार दीप सिंधु के जो वीडियो थे वो कहीं ना कहीं दीप सिंधु की खुद की मुश्किल बढ़ाता है, क्योंकि जिस वक्त लाल किले पर हिंसा घट रही थी और उसके अंदर दीप सिंधु कहीं ना कहीं खुद मौजूद था और वीडियो वायरल किया गया था, पर लगातार दीप सिंधु के लिए कहा जा रहा था कि दीप सिंधु बाहर है, पंजाब में कहीं अंदेशा दिया जा रहा था कि दिल्ली देश से बाहर है, लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे, उसके कहीं ना कहीं गुत्थी सुलझाने की कोशिश जरूर की जा रही थी, मगर ऐसा अब दीप सिंधु खुद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लग चुका है और कहीं ना कहीं उसकी जानकारी जुटाई जाएगी वो किस तरीके से किस किस नेताओं के संपर्क में था, किस किस बड़े बड़े नामों के संपर्क में था। मगर हाँ ये जरूर है अगर दीप सिंधु से पूछताछ की जाती है तो बड़े नामों का खुलासा होना लाजमी है। जी बिल्कुल। और राजीव, जो दीप सिंधु की महिला दोस्त बताई जा रही है जो कि इसकी फेसबुक पर वीडियोस अपलोड करती थी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ उसका नाम है? जिस तरीके से दीप सिंधु की जो महिला साथी थी जो करती थी कहीं ना कहीं हर तरीके से अब दिल्ली पुलिस को इनसे भी जान जुटाएगी, मगर जिस तरीके से लगातार दीप। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कुमार तिवारी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।